नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीएस के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जानते हो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जितने भी मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देखते हैं तो उसमें जो आती है वो जीएस का जो पोर्शन है वो ज़रूर रखा जाता है। और जो जीएस होती है उसके बिना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए जीएस का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आप लोग देख सकते हो हर एक एग्ज़ाम के अंदर। जब हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस एक ऐसा टॉपिक होता है, या आप एक तरीके से बोल सकते हो कि एक ऐसा चैप्टर या सब्जेक्ट होता है जिसे हम ये बोलते हैं कि इसमें जो टाइम का कंजप्शन होता है वो बहुत कम होता है। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो मैथ को आप देखते हो तो मैथ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। क्यों? उसके जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सोल्व करके देखने पड़ते हैं, तब जाके आप लोगों को आंसर मिलता है। रीजनिंग में भी ऐसा ही होता है, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस में ऐसा नहीं होता। जीएस में जो चीज़ तुम्हें आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। इसलिए आप लोगों का अगर जीएस का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है, आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट अच्छे तरीके से कवर हो रखा है, तो आप लोगों को एक तरीके से फ्री के नंबर मिल जाते हैं और आप लोगों की जो रैंक है वो जीएस बहुत अच्छी बना देता है। जीएस की जब हम बात करते हैं तो जीएस में 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को जीएस में रखा गया है। सेकंड नंबर पे आप ज्योग्राफी देखते हो, ज्योग्राफी को भी जीएस में रखा गया है। तीसरा सब्जेक्ट हम देखते हैं इकोनॉमी, इसको भी जीएस में रखा गया है। इसके बाद में हम देखते हैं पॉलिटी, पॉलिटी को भी जीएस में रखा गया है। और पांचवा और लास्ट सब्जेक्ट आता है जो जर्नल साइंस होती है। ठीक है, जर्नल साइंस होती है। तो ये 5 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर किए जाते हैं। अगर आप लोगों की इन 5 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। हम डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। 10 से हम 15-20 भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कमेंट में नीचे बोलना पड़ेगा कि सर हमें 15 या 20 क्वेश्चन भी डेली के चाहिए। ये वो क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, और छोटे एग्जामों में इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन बन सकता है। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, इनमें ऑलरेडी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। अगर कोई क्वेश्चन एक बार आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरी बार भी जरूर आएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और आज हम डिस्कस करते हैं जीएस के 10 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को भारत में ब्रिटिश शासन की नींव माना जाता है? आप लोग जानते हो कि पहले जो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका वर्चस्व भारत के अंदर या भारत के व्यापार पर था। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो क्या थी, एक चार्टर के अधीन यहाँ पर व्यापार करने के लिए कुछ व्यापारियों को भेजा गया था। वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने उसे परमिशन दी कि आप भारत में जाकर या ईस्ट इंडिया में जाकर व्यापार कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट संस्था नहीं थी। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किस अधिनियम को भारत में ब्रिटिश शासन अलग चीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग चीज है। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, कंपनी थी, और ब्रिटिश शासन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या एक तरीके से वहां की सत्ता की हम बात कर सकते हैं, जो रूलिंग वहां पे सत्ता चल रही है। तो उसकी नींव किसे माना जाता है, किस अधिनियम को माना जाता है? तो ए देखते हैं हम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1919 का अधिनियम। तो हम आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे सकता है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें उससे पहले ये चीज़ें ब्रिटिश जो ब्रिटेन था वहाँ पर पहुँच रही थी कि कंपनी जो है कहीं ना कहीं क्या कर रही है, जो भारतीय हैं उनका शोषण कर रही है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरह की घटित हो रही थी कि जो कंपनी है वो भारत में अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रही है या जमाने की कोशिश कर रही है, और वहाँ के लोगों को एक तरीके से वहाँ के लोगों का शोषण कर रही है। तो जब ये इन्होंने देखा कि ये जो है कंपनी इनके हाथ से बाहर जा रही है, तो इन्होंने सोचा कि अब इसे रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने एक एक्ट लेके आए 1773 में, और जिसे बोला गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
इसने क्या किया, यह भारत में गवर्नर जनरल की स्थापना करने वाला पहला अधिनियम था। यानी कि इसके द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जब हम सब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो भारत में जो गवर्नर जनरल का जो की पोस्ट थी वहाँ पे इस्टेब्लिश इस एक्ट के द्वारा कर दी गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का विचार पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? 1835 में, 1946 में, 1928 में या फिर 1895 में? उत्तर में हम देखते हैं जो डी इसका राइट ऑप्शन है, 1895 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक 1885-95 को में तैयार किया गया था, जिसे भारतीय संविधान का पहला प्रयास माना जाता है। तो भारतीय संविधान का ये इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि जहाँ से हमारी संविधान को बनने की एक नींव पड़ती है, या फिर किसी के माइंड में एक विचार आता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी हम ला सकते हैं जिसमें हम अपने हिसाब से अपने भारत को या अपने देश को रेगुलेट कर सके। कुछ रूल ऐसे हों जो हमारे हिसाब से बने हो, देश के नागरिकों के पक्ष में हो, उनके हित में हो। तो वो कौन कर सकता है? वो भारतीयों के लिए ही कर सकते हैं। अंग्रेज कभी भी भारतीयों के लिए हितकारी चीजें नहीं बना सकते थे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट वहां पर जारी था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रमुख योगदान क्या था? जो भारत सरकार अधिनियम 1935, हम इसे लास्ट भी मान सकते हैं। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 लास्ट भी मान सकते हैं। भारत में द्वैध शासन की स्थापना इसने की? ये गलत है, इसने नहीं की थी। द्वैध शासन की जो स्थापना थी वो 1919 के जो एक्ट था उसने की थी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सबसे पहले किसने किया था? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसने यहाँ पर एक तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन किया था। आज भी आप देखते हो जो राज्य हैं उनके अपने अधिकार हैं, जो केंद्र है उनके अपने अधिकार हैं। इसका आप उदाहरण देख सकते हो कि अभी कुछ साल पहले क्या हुआ था कि जो सीबीआई की टीम थी वो पश्चिम बंगाल में गई थी किसी एसपी को अरेस्ट करने के लिए, जो वहाँ के एसपी थे। तो जो ममता बनर्जी थे उनका शासनकाल चल ही रहा था, अभी भी चल रहा है। तो वहाँ पर जो सीबीआई है, उन्हें ऐसी खबरें भी आई थी कि उन्हें पीटा गया। तो राज्य के अपने कानून है, रूल रेगुलेशन है, और केंद्र के अपने हैं। तो उनकी शक्तियों को डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो उसमें एक दूसरे का इंटरफेयर कुछ हद तक बैन किया गया है, उनके अपने अधिकार अलग से दिए गए हैं। इस अधिनियम में संघीय शासन की व्यवस्था, फेडरलिज्म जिसे आप बोलते हो, अधिनियम में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी, जिसे भारतीय संविधान ने अपनाया। यहाँ तक भी माना जाता है कि लगभग 70% जो संविधान हमारा बनाया गया है उसमें से जो 70% है वो लगभग भारत सरकार अधिनियम 1935 में से ही लिया गया है। मैक्सिमम जो रूल रेगुलेशन है वहीं से लिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? प्रांतीय स्वायत्ता, द्वैध शासन, मैंने भी ऊपर बताया भी था, संसदीय प्रणाली, पूर्ण स्वतंत्रता। तो देखते हैं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या द्वैध शासन प्रणाली जो है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो संरक्षित और हस्तांतरित जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, उन्हें डिवाइड कर दिया गया था। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय शासन को, प्रांत की बात कर रहे हैं यानी राज्य की बात कर रहे हैं, प्रांतीय शासन को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें संरक्षित जो आरक्षित सब्जेक्ट थे या फिर हस्तांतरित, ठीक है, जो ट्रांसफरेबल थे, उन्हें अलग अलग किया गया था। तो इसे बोला जाता है द्वैध शासन प्रणाली। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यह भी पूछा जाता है। 1942 में, 1946 में, 1947 में, 1950 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। कोई भी क्वेश्चन होता है जो उसमें राइट आंसर होता है, आप लोगों को वही नहीं पढ़ना होता है। जो 3 गलत आंसर होते हैं उनको भी आप लोगों को पढ़ना होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी और चीज से लिंक हैं, वो वहां पर सही है। तो जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप लोगों का 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कैसे? 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1946 में क्या हुआ था?
1946 में आप देख सकते हो कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन भी हुआ। लेकिन 1946 में एक चीज और हुई थी जिससे कलकत्ता में बहुत बड़े बंगाल में दंगे छिड़ गए थे। किसका? जिन्ना ने क्या किया था, सीधी कार्रवाई का हुक्म दे दिया था, वो भी 1946 में ही था। तो कोई भी सन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी और चीज से भी जुड़ा होता है, इसलिए आप लोगों को एक ही आंसर नहीं पढ़ना होता है, आप लोगों को बाकी ऑप्शनों को भी निकालकर पढ़ना होता है। जब भी आप लोगों की जो नॉलेज है वो बढ़ती है और तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंचती है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्या थे? प्रारूप समिति का मतलब क्या होता है? एक मसौदा तैयार करना, एक स्ट्रक्चर बनाना, बेसिक कॉन्सेप्ट लाना कि चीजें किस किस तरीके से रखी जाएंगी। आपने कहा कि हमें एक घर बनाना है तो घर कुछ इस तरीके का रहेगा। अब उस घर के अंदर आप लोगों को बेड डालना है, फ्रिज कहाँ पे रखना है, ये चीज अलग हो गई। लेकिन सबसे पहले उसका मसौदा तैयार होता है कि प्रारूप तैयार होता है कि हमारा घर रहेगा किस तरीके का। तो उसका मसौदा कौन तैयार करेगा? उसका एक अध्यक्ष रहेगा, उसमें कुछ टीम के मेंबर डाले जाएंगे, कुछ मेंबर होंगे, उसमें सदस्य होंगे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्या महात्मा गांधी थे? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? जवाहरलाल नेहरू थे? या सरदार पटेल थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें ही प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो ये बनाया गया था। इसलिए आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर किस देश के संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो अमेरिका के जो कॉन्सेप्ट कुछ लिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोगों को पढ़ना जरूर है। भाई आयरलैंड से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, वो एक कॉन्सेप्ट है, उन्हें आपको पढ़ना है। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरीके से रखी हुई हैं जो अमेरिका से हमने ली हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज संविधान में भाई हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो काम के बीच में कौन आएगी? जनता आएगी। तो जनता आएगी तो वो क्या करेगी? अपने काम को पूरा करने के लिए जनता के अधिकारों का हनन भी करेगी। अब कहीं पे पेड़ काटने हैं, कहीं पे कोई बस्ती उठा के अलग बसानी है, कोई जमीन है वो किसी और को बेचनी है, कुछ भी A to Z करना है तो जनता उसके सामने आएगी ही आएगी। तो वो क्या करेगी? जनता के जो नागरिक होंगे देश के उनका शोषण करेगी। अब शोषण की रक्षा करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। भाई व्यक्ति ही अगर सुरक्षित नहीं रहेगा देश में तो हम शासन का करेंगे क्या? तो सबसे पहले एक चीज आती है कि देश का जो नागरिक है वो सुरक्षित रहे, वो अच्छी तरीके से रहे, वो खुशहाल रहे। तो इसलिए ये जो मौलिक अधिकार है वो जो देश के नागरिक हैं उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर शासन किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप कहाँ जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। इसलिए दो ऑप्शन आप लोगों के लिए खुले रखे हैं अगर कोई भी एक तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन करता है। न्यायिक पूर्वालोकन, इसका मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा रूल लेकर आई है या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लेके आई है, कोई विधेयक लेके आई है जिसके द्वारा वो क्या करना चाह रही है, जो देश के नागरिक हैं, मतलब कोई ऐसा बिल लेकर आई है जिससे देश के नागरिकों को नुकसान है और जो संविधान है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो जज होता है वो क्या करेगा? उस विधेयक को, एक्ट को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में उसे लगेगा कि ये देश के हित में नहीं है तो वो उसे नल एंड वॉइड करार दे देगा, उसे डस्टबिन में फेंक देगा। तो इससे क्या होता है? अगर कोई भी न्यायिक पूर्वालोकन है वो दोबारा कर सकते हैं, यानी कि जज अपने जो फैसले हैं उनका भी पूर्वालोकन कर सकते हैं और जो सरकार है अगर वही भी कोई भी कदम उठाती है उसका भी पूर्वालोकन किया जा सकता है। ये जो कोर्ट है उसका अधिकार है। अमेरिकी संविधान से ये सारे के सारे लिए गए हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो पहला ऑप्शन है 2 साल 10 महीने 18 दिन, 3 साल 2 महीने 11 दिन, 2 साल 5 महीने 10 दिन, 1 साल 11 महीने 20 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 साल 10 महीने 18 दिन। अब याद कैसे करना है? 2 धाम किसने होते हैं? 2 गुणा 10 कितने हो गए? 20, और 20 में से ये पहले वाला घटा दो माइनस, तो कितने हुए? 18। तो 2 साल 10 महीने और 18 दिन। ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों को याद करने के लिए, आपको अच्छा लगे तो उससे करना, नहीं तो कोई और भी अच्छा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हो।
संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। दोनों कॉन्सेप्ट समझो, 26 जनवरी 1949 को इसे अपनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या कर देते हो, अपनाया गया था, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है यार, ठीक है 26 जनवरी 1950 टिक करो और मैं इतने क्वेश्चन करके आया, मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है। अरे पहले पढ़ो उसे, वो बोलना क्या चाह रहा है। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को इसे अपनाया था, लागू नहीं किया था। लागू करना, इंप्लीमेंट करना अलग चीज है, अंगीकृत करना अलग चीज है। तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। नोवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहां उठाई गई थी। पहला ऑप्शन देखते हैं, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1930 गांधी इरविन समझौता, 1916 लखनऊ समझौता, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। देखो क्वेश्चन आ गया ना, मैंने बोला था अभी ऊपर कि 1942 में कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो हर जो ऑप्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो कहीं ना कहीं लिंक जरूर हो रहा होता है। इसका आंसर क्या होगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन। नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि पूर्ण स्वराज की मांग कहां हुई थी। भाई ठीक है, लाहौर में हुई थी, लाहौर के अधिवेशन में, लेकिन क्वेश्चन एक नया क्या बनता है, उसके अध्यक्ष कौन थे। यहाँ तो दिया हुआ है नेहरू थे, लेकिन आप लोगों को अधूरी जानकारी नहीं रखनी है, उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर अपने मन से भी क्वेश्चन बनाने हैं कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं किस तरीके के क्वेश्चन बनाता। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाना भी आ जाएगा और क्वेश्चन करना भी आ जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को पढ़ाई करनी कैसे होती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रारूप पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था। ए 26 नवंबर 1949 को, 4 नवंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो ये 4 नवंबर 1947 को इसका जो प्रारूप था वो पहली बार क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था कि इस तरीके का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहने वाला है। तो प्रारूप समिति ने 4 नवंबर 1947 को संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, हमने भी ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड अगर आप लोगों को इनके आंसर आते थे तो आपका स्कोर क्या रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और जो ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितने भी हमारे लेक्चर होंगे वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।